नमस्कार। 22 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। रोज़ाना के करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज़रूर फॉलो करें। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों की गहराई में उतरेंगे। ये इस श्रृंखला का पहला भाग है। और हाँ, हो सकता है कि कुछ विषयों पर हमने पहले भी थोड़ी बहुत बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। तो पहला विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हाल ही में भारत और नीदरलैंड के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। अक्सर हम जब यूरोप की बात करते हैं तो जर्मनी, फ्रांस, यूके इनका नाम पहले आता है। नीदरलैंड भारत के लिए इतना अहम क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नीदरलैंड की जो अहमियत है वो उसकी भौगोलिक स्थिति में छिपी है। अच्छा। हाँ, ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में एक ऐसी जगह पर है जहाँ से पूरे महाद्वीप तक पहुँचना मतलब बहुत आसान है। इसकी सीमाएं जर्मनी और बेल्जियम से लगती हैं और इसका जो रॉटरडैम बंदरगाह है वो तो यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। एक तरह से गेटवे टू यूरोप कह सकते हैं। गेटवे टू यूरोप यानी व्यापार और लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा केंद्र। तो क्या इस रक्षा साझेदारी में इस बंदरगाह की भी कोई रणनीतिक भूमिका है या ये सिर्फ व्यापार तक ही सीमित है? बिल्कुल है। देखिए, आज के समय में रक्षा साझेदारी सिर्फ हथियार खरीदने बेचने तक सीमित नहीं रही। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सप्लाई चेन की सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा ये सब शामिल है। और रॉटरडैम जैसा बंदरगाह एक बहुत ही जरूरी लॉजिस्टिकल हब बन सकता है। साथ ही नीदरलैंड के पास प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन भी हैं। अच्छा, ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी? जी, तो ये रिश्ता सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि जमीन पर भी बहुत मजबूत है। सही बात है। मतलब बाहरी मोर्चे पर नीदरलैंड जैसे देशों के साथ साझेदारी जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी अपनी आंतरिक सीमाओं को सुरक्षित रखना भी है। और यहीं पर सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, जिनका हाल ही में स्थापना दिवस भी था। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। एसएसबी की कहानी भी असल में भारत की सुरक्षा चुनौतियों के साथ साथ ही विकसित हुई है। इसकी स्थापना 1962 के चीन भारत युद्ध के ठीक बाद हुई थी। अच्छा। उस वक्त सरकार को ये महसूस हुआ कि सिर्फ सेना ही काफी नहीं है, हमें सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना होगा। इसीलिए शुरुआत में इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था और काम था सीमावर्ती आबादी में राष्ट्रवाद और आत्मविश्वास की भावना जगाना। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब इसका काम सिर्फ बंदूक लेकर सीमा पर खड़े रहना नहीं है, बल्कि एक तरह से विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स वाला ऑपरेशन है। एकदम सही। आज भी एसएसबी की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो नेपाल और भूटान से लगी शांत लेकिन बहुत संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा करना है। इन सीमाओं पर चुनौतियां किस तरह की होती हैं? देखिए, यहाँ दुश्मन सेना नहीं बल्कि तस्करी, अवैध घुसपैठ और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बड़ी चुनौतियां हैं। इसीलिए एसएसबी का काम बहुत बारीक है। वे सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत स्कूल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, लोगों से घुलते मिलते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा का एहसास हो और वो देश की आंख और कान बने। बिल्कुल, ये गृह मंत्रालय के तहत काम करता है और इसकी भूमिका पारंपरिक पुलिसिंग और सेना के बीच की है। सीमाओं की सुरक्षा से अब सीधे चलते हैं हमारे शरीर के अंदर की सुरक्षा पर। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे घातक फंगस कैंडिडा ऑरिस से लड़ने का एक नया तरीका खोज निकाला है। मुझे तो यह विषय थोड़ा डरावना लगता है क्योंकि ये एक ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं पर बहुत खतरनाक है। ये इतना खतरनाक क्यों है आखिर? इसका खतरनाक होना कह सकते हैं 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली, ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मतलब इस पर ज्यादातर दवाएं काम नहीं करती? जी, ज्यादातर एंटीफंगल दवाएं बेअसर रहती हैं। सोचिए, आपको कोई इन्फेक्शन हो और डॉक्टर कहे कि हमारे पास इसके लिए कोई दवाई ही नहीं है। ये तो वाकई डरावना है। दूसरी बात, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसके लक्षण आम बुखार और ठंड लगने जैसे होते हैं। तो जब तक सही पहचान होती है तब तक ये शरीर में फैल चुका होता है, खासकर अस्पतालों और आईसीयू में भर्ती मरीजों में। और तीसरी वजह? तीसरी और सबसे चिंताजनक वजह है इसकी मृत्यु दर। वो कितनी है? 30 से 60% तक। बाप रे! जी, इसे पहली बार 2009 में जापान में खोजा गया था और तब से ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये एक सुपर बग का सटीक उदाहरण है। अदृश्य दुश्मन की बात चली है तो अगली खबर तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। एक उबलता हुआ सक्रिय पनडुब्बी ज्वालामुखी और उसके अंदर शार्क तैर रही हैं। ये कैसे मुमकिन है? सोलोमन द्वीप के पास कवाची ज्वालामुखी के अंदर इसके फुटेज मिले हैं।
ये प्रकृति के अनुकूलन यानी एडेप्टेशन की एक हैरान करने वाली मिसाल है। कवाची ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर है, जो दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखीय क्षेत्र है। ये ज्वालामुखी समुद्र की सतह के ठीक नीचे है और लगातार फटता रहता है, जिससे पानी का तापमान और एसिडिटी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे माहौल में जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो फिर ये शार्क वहां जिंदा कैसे है? उन्हें गर्मियां एसिडिटी महसूस नहीं होती क्या? वैज्ञानिकों का यही मानना है कि इन शार्क्स ने खुद को इस चरम वातावरण के हिसाब से ढाल लिया है। हो सकता है कि उनके शरीर में कोई ऐसा खास बायोकेमिकल मैकेनिज्म विकसित हो गया हो जो उन्हें बचाता है। कमाल है। ये खोज इस विचार को चुनौती देती है कि जीवन केवल शांत और स्थिर माहौल में ही पनप सकता है। ये हमें बताता है कि जीवन कितना जिद्दी और लचीला हो सकता है। प्रकृति के इस लचीलेपन से अब आते हैं इंसानी इनोवेशन पर। सरकार ने भारत टैक्सी नाम की एक नई पहल शुरू की है। ओला, उबर जैसी कैब सेवाओं के दौर में ये कैसे अलग है? क्या ये सिर्फ एक और सरकारी ऐप है? नहीं, ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से अलग बिजनेस मॉडल है। ये भारत की पहली सहकारी संचालित मतलब कोऑपरेटिव रन राइड हेलिंग पहल है। कोऑपरेटिव, आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में कहें तो इसे ड्राइवर ही मिलकर चलाएंगे और वही इसके मालिक होंगे। अच्छा जी, ये सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन की एक संयुक्त पहल है। ये शून्य कमीशन वाला मॉडल सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर ड्राइवरों के लिए। लेकिन सवाल यह है कि ये टिकेगा कैसे? आखिर प्लेटफॉर्म को चलाने, टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने का खर्च भी तो होता है। ये एक जायज चिंता है। निजी कंपनियां जो 25-30% कमीशन लेती हैं, वो मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और अपने मुनाफे पर खर्च होता है। भारत टैक्सी का मॉडल ये है कि इसमें कोई सर्च प्राइसिंग नहीं होगी और ड्राइवरों से कमीशन नहीं लिया जाएगा। तो फिर खर्च कहाँ से निकलेगा? इसे एनसीडीसी, आईएफएफसीओ और अमूल जैसे बड़े सहकारी संस्थान प्रमोट कर रहे हैं। इसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि ड्राइवरों को एक शोषण मुक्त प्लेटफॉर्म देना है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये टेक्नोलॉजी और ग्राहक सेवा के मामले में निजी कंपनियों से कितनी अच्छी तरह मुकाबला कर पाती है। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है जो गिग इकोनॉमी की परिभाषा बदल सकता है। तो एक तरफ भारत टैक्सी जैसा नया खिलाड़ी बाजार में आ रहा है और दूसरी तरफ बाजार में निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने वाला रेफरी भी है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई। हाल ही में सीसीआई ने एक एयरलाइन के खिलाफ कुछ शिकायतों का संज्ञान लिया है। ये सीसीआई असल में है क्या और इसकी ताकत क्या है? सीसीआई एक वैधानिक निकाय है, मतलब इसे संसद के एक कानून प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत बनाया गया है। आसान भाषा में ये बाजार का रेफरी है। इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि सभी कंपनियां ईमानदारी से मुकाबला करें। कोई भी कंपनी अपनी बड़ी ताकत का गलत फायदा उठाकर बिल्कुल ग्राहकों या छोटी कंपनियों को ना दबाए। बिल्कुल। तो ये किन चीजों पर नजर रखता है? जैसे अगर 2-3 बड़ी कंपनियां मिलकर किसी प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दें, तो क्या सीसीआई दखल दे सकता है? बिल्कुल, यही तो इसका मुख्य काम है। ये 3 प्रमुख चीजों पर काम करता है। पहला, गुटबाजी या कार्टेलाइजेशन को रोकना। अच्छा। दूसरा, किसी एक कंपनी को बाजार में अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल करने से रोकना। और तीसरा, बड़े विलय और अधिग्रहण मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की समीक्षा करना, ताकि बाजार में किसी एक कंपनी का एकाधिकार न बन जाए। एकदम सही। और अगर कोई नियम तोड़ता है तो सीसीआई उस पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है। ये कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है। अर्थव्यवस्था और बाजार की बात से अब चलते हैं पर्यावरण की ओर। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में संरक्षित जमीन पर कब्जे की कोशिश में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये टाइगर रिजर्व इतना खास क्यों है? ये रिजर्व सिर्फ बाघों के लिए ही नहीं, बल्कि एक और बेहद खास जानवर के लिए भी जरूरी है। यहाँ अत्यंत लुप्तप्राय जंगली भैंसों वाइल्ड बफलो का आखिरी कुछ झुंडों में से एक पाया जाता है। ओहो, ये तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु भी है। जी, इसीलिए इस रिजर्व का महत्व दोगुना हो जाता है। ये सीता नदी और उदंती अभयारण्यों को मिलाकर बनाया गया है और महानदी यहाँ की मुख्य जीवन रेखा है। आपने जंगली भैंसों का जिक्र किया, ये बहुत अहम जानकारी है। इसका एक और रणनीतिक महत्व बताया जाता है कि ये एक कॉरिडोर बनाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जंगल का एक ऐसा गलियारा है जो बस्तर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व तक फैला हुआ है।
अच्छा, देखिए, जानवरों को, खासकर बाघ जैसे बड़े जानवरों को घूमने फिरने और अपना इलाका बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। अगर जंगल छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएं तो जानवरों की आबादी घट जाती है। तो ये गलियारा उन्हें एक बड़े लैंडस्केप में सुरक्षित आने जाने की सुविधा देता है। बिल्कुल, जो जेनेटिक विविधता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी की। अमेरिका ने डार्क ईगल नाम के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है। आजकल हर कोई हाइपरसोनिक की बात कर रहा है। आखिर ये पारंपरिक मिसाइलों से इतना अलग और खतरनाक क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ रफ्तार का मामला नहीं है, ये रफ्तार और धोखे का, कह सकते हैं, एक कॉकटेल है। रफ्तार और धोखा? हाँ, एक बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और फिर एक तय रास्ते पर नीचे आती है, जिसका अंदाजा लगाना आसान है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल पहले अंतरिक्ष के किनारे तक जाती है, फिर वहां से अलग होकर वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ग्लाइड करती है। मतलब एक हवाई जहाज की तरह उड़ती है। हाँ, लेकिन इसकी रफ्तार आवाज की गति से 17 गुना यानी मैक 17 तक हो सकती है। मैक 17? जी। अब कल्पना कीजिए, दिल्ली से मुंबई की दूरी ये मिसाइल सिर्फ 3 मिनट में तय कर सकती है। बाप रे! और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये उड़ते उड़ते अपना रास्ता बदल सकती है। तो इसे रोकना? इसी गति और गतिशीलता के कारण मौजूदा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। ये लगभग नामुमकिन है। युद्ध की टेक्नोलॉजी से अब चलते हैं शरीर के अंदर की एक मौलिक प्रक्रिया पर, जिसका नाम है ऑटोफैगी। शोधकर्ताओं को इसमें कुछ नई बातें पता चली हैं, जिससे अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में मदद मिल सकती है। ये ऑटोफैगी क्या भला है? ऑटोफैगी कह सकते हैं हमारे शरीर का स्वच्छ भारत अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है खुद को खाना। हमारी हर कोशिका के अंदर ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जहाँ कोशिका अपने पुराने, टूटे फूटे या बेकार हो चुके हिस्सों को पहचानती है, उन्हें एक कचरे के बैग में बंद करती है और फिर उसे रिसाइकिल कर लेती है। अच्छा, तो ये शरीर का एक तरह से रिसाइकलिंग और क्लीनिंग सिस्टम है। बिल्कुल, ये हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई और मरम्मत की व्यवस्थाएं हैं। तो फिर इसका अल्जाइमर या कैंसर जैसी बीमारियों से क्या लेना देना है? रिश्ता बहुत गहरा है। अल्जाइमर जैसी बीमारियों में दिमाग की कोशिकाओं में ये सफाई व्यवस्था ठप हो जाती है, जिससे वहाँ जहरीला कचरा जमा होने लगता है और कोशिकाएं मरने लगती हैं। बिल्कुल। और कैंसर में इसकी भूमिका दोहरी है। शुरुआती दौर में ऑटोफैगी कैंसर कोशिकाओं को बनने से रोकती है, लेकिन एक बार ट्यूमर बन जाए तो कैंसर कोशिकाएं बहुत चालाक होती हैं। वे अपने बचाव के लिए इसी ऑटोफैगी प्रक्रिया का इस्तेमाल करती हैं। मतलब कीमोथेरेपी जैसे हमलों से खुद को बचाने के लिए। एकदम सही। अगर हम इस प्रक्रिया को कंट्रोल करना सीख गए तो हम इन बीमारियों का इलाज जड़ से कर पाएंगे। आज की चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, जो फिर से पर्यावरण से जुड़ा है। एक स्टडी में पता चला है कि आर्कटिक के टुंड्रा इलाकों में पिछले 100 सालों में इतनी आग लगी है जितनी पिछले 3000 सालों में नहीं लगी थी। ये टुंड्रा होता क्या है और हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? टुंड्रा को आप पृथ्वी के फेफड़ों की तरह समझ सकते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। ये आर्कटिक और ऊंचे पहाड़ों का एक ऐसा वृक्ष रहित इलाका है जहां साल भर बर्फीली हवाएं चलती हैं और जमीन के नीचे की मिट्टी हमेशा जमी रहती है। उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं ना? जी, परमाफ्रॉस्ट। यहाँ पेड़ नहीं उग सकते, सिर्फ छोटी झाड़ियां और घास होती है। अगर वहाँ पेड़ नहीं है तो ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसकी परमाफ्रॉस्ट वाली मिट्टी में हजारों सालों से भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जमा है। ये एक विशाल कार्बन सिंक है। अच्छा। अब जब जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ आग लग रही है तो ये परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है और उसमें कैद, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में छोड़ी जा रही हैं। मतलब ये एक खतरनाक फीडबैक लूप है। बिल्कुल। ज्यादा गर्मी से ज्यादा आग से ज्यादा गैसों का निकलना और उन गैसों से और ज्यादा गर्मी। ये आर्कटिक में लगी एक छोटी सी आग पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित कर सकती है। जी। तो ये थी आज की हमारी गहन चर्चा, जहां हमने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से लेकर शरीर के अंदरूनी सफाई और आर्कटिक की आग तक के मुद्दों को समझने की कोशिश की। आज की बातचीत से एक बड़ा सवाल मन में उठता है। एक तरफ डार्क ईगल जैसी तकनीक है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है, और दूसरी तरफ कैंडिडा ऑरिस या टुंड्रा की आग जैसी प्राकृतिक चुनौतियां हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। सही बात है। ऐसे में क्या वैश्विक सहयोग और शासन के हमारे मौजूदा तरीके इन नई और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी हैं? या हमें तकनीक और प्रकृति
दोनों से निपटने के लिए बिल्कुल नए सिरे से सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में।